अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन और हमारे रिपोर्टर वसीम खान साहब ने हैदराबाद से रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो देखते हैं। शहर हमेशा से एक तारीखी और सकाफती मरकज़ रहा है। तिजारती और कारोबारी लिहाज से भी हमेशा से इस शहर की मुनफरिद हैसियत है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हैदराबाद को चूड़ी साजी की सनत के हवाले से मुमताज़ हैसियत हासिल रही है। माज़ी करीब में मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के फ़रोग़ में भी इस शहर का अहम मुकाम है, जहां 15 से ज़ायद मोटरसाइकिल के ब्रांड तैयार किए जा रहे हैं। हैदराबाद मुनफरिद रहा है हमेशा से चूड़ी बनाने के हवाले से, और टैक्सेस के हवाले से भी चूड़ी की सनत ने बहुत टैक्सेस जमा कराए। उसके बाद हैदराबाद की जो शनाख्त बनी है, ऑटो इंडस्ट्री बनी है। 20-22 मोटरसाइकिल की इंडस्ट्रीज हैदराबाद में लगी थी, अब जो कि घट के हालात की वजह से 10-15 के करीब रह गई हैं। फ्लोर मिल्स, दाल मिल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हैदराबाद की अहम सनतें तस्लीम किया जाता है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फहद हुसैन शेख कहते हैं, बेहतर टैक्स कलेक्शन के बावजूद ताजरों को शक की निगाह से देखा जाता है। इस रविश में तब्दीली की जरूरत है। ना बिजली हमारे पास है, ना गैस हमारे पास है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। एयरपोर्ट और रेलवे ट्रैक और बाकी सारे मामलात, अच्छी बस सर्विस तो बहुत बाद में आती है। लोग टैक्स पे करना चाहते हैं। टैक्स पेयर्स में इजाफा हुआ है खान साहब की गवर्नमेंट में आने के बाद। इसकी वजह से लोगों में सिर्फ एतमाद दिलाने की जरूरत है। मुल्क भर के ताजिरों और सनतकारों की तरह हैदराबाद के टैक्स दहिंदगान को शिकवाए कि एफबीआर हर साल इस शहर से अपने टारगेट से ज्यादा टैक्सेस वसूल करता है, लेकिन फिर भी ये शहर तबाहली का शिकार है। तो ऐसा लगता है हमारे हैदराबाद की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है और ये रोडों की हालत ख़राब लगी हुई है। तो कराची में का पैकेज का ऐलान हुआ था, वो भी अभी तो शुरू नहीं सिलसिले में, लेकिन जहाँ कराची है वहाँ यहाँ हैदराबाद भी एक शहर है, इसकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हैदराबाद के सनती इलाके का वाटर फिल्टर प्लांट कई साल से इफ्तिताह का मुंतजिर है। साइट फेज 2 के प्लॉट्स का उसूल भी सनतकारों के लिए ख्वाब बनकर है, जबकि साइट इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी सनतों के फरोग में रुकावट समझी जाती है। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। आपने देखा हमारे रिपोर्टर वसीम खान साहब ने हैदराबाद से रिपोर्ट थी। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। हैदराबाद एक बड़ा शहर है सूबे सिंध का, और यहाँ से बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं। टैक्स देने को तैयार हैं। चैम्बर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कहा कि हम टैक्स देने को तैयार हैं। इसी तरह लोगों ने कहा, लेकिन जाहिर सी बात है इन रिटर्न क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, ये सवाल है जो कि जिसको एड्रेस होना है और जिस पे हुकूमत ने अब जवाब देना है लोगों को। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पे है। पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है। FBI ने MIS सिस्टम पिछले साल इंट्रोड्यूस कराया, जिसके ज़रिए टैक्स डिडक्शन की इन्फॉर्मेशन डिविडेंड पे हो, बिजनेस प्रॉफिट पे हो, जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त पे हो, CNIC की आप नंबर डालें और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, मोबाइल पे हो। और ये जो चीज़ है ये ऐसी है कि आपको पता चल जाता है कितना, किस एरिया में कितना टैक्स कटा है, किस सेक्शन में क्या टैक्स कटा है। और ये कुछ थोड़ा इसमें अभी इबाम है, लेकिन यह है कि ये एक मुस्बत कदम है। अब जो अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को, उसमें टैक्स ऑडिट जो है वो भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ है वो डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है। देयर इज़ नो डिस्क्रेशन, स्पेकुलेशन नहीं है और इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर सिस्टम ये कह रहा है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है, तो आप या तो डिफेंड करें कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर एक्सेप्ट करें। और ये ही डेवलप्ड जो टैक्स इकॉनमी है वहाँ इसी तरह निज़ाम चलता है। जब भी जो है उनका टैक्स निज़ाम प्रोडक्टिव भी है, उनका टैक्स निज़ाम जो है लोगों को सहूलतें भी देता है, उनका टैक्स निज़ाम जो है मराद भी देता है, और लोगों को भी कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो सिस्टम बेस्ड टैक्स निज़ाम है। वहाँ पे उनको नज़र आ रहा होता है कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो प्रॉपर्टी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उन्होंने गाड़ी ख़रीदी है तो गाड़ी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नहीं ख़रीदी और अगर उनके पास नहीं है तो कोई उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकता कि ये गाड़ी आपके पास है या आपकी जायदाद है। लेकिन अगर है तो वो भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते कि मेरा नहीं है या सासा। और अब तो पाकिस्तान में बेनामी का कानून आ गया है, और वो भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कानून है, उसमें भी बड़ी सख्त शिकें हैं। तो अब लोगों को डिस्क्लोजर करते वक्त सोचना चाहिए कि उनको अपना सही डिस्क्लोजर देना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपना सही डिस्क्लोजर दें तो टैक्स निज़ाम आगे बढ़ सकता है। अभी FBI ने नादरा के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें और इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर्टी के हवाले से, बैंक अकाउंट के हवाले से
इंटीग्रेट हो रही हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे इंटीग्रेट होती जाएंगी टैक्स निज़ाम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। और लोगों की शिकायतें हैं कि हमें ज़्यादा टैक्स क्यों देना पड़ता है, हम टैक्स बहुत हमें देना पड़ रहा है, ये ख़त्म होती जाएंगी। इसलिए कि जो टैक्स की निज़ाम है उसमें यह है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना टैक्स का रेशो जो है कम हो जाएगा, आप पे रेट कम होगा, आप पे बर्डन कम होगा, और ये सिस्टम ही उसको लेके चल सकता है। तो हुकूमत जो है वो सही तरफ चल रही है। 70 साल में पहली तरफ ये रुख है वो सही है, और ये अगर चलता रहा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि रुख तो सही था लेकिन रास्ते में रुक गए और रास्ते में ही बात भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस तरफ चलते रहना चाहिए, इसी तरफ इकदाम होना चाहिए, इसी तरह ऑटोमेशन होनी चाहिए, इसी तरह इंटीग्रेशन होनी चाहिए, तो ही पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम आगे बढ़ सकता है। हमें यहाँ लेना एक ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं पीर अशरफ रसूल साहब, MPA हैं। आए अपने मेहमानों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम पीर अशरफ रसूल साहब, आपको मेरी आवाज़? जनाब, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको जैसे पता है हमारा प्रोग्राम जो है टैक्स अवेयरनेस के हवाले से और टैक्स के मसाइल पे बात करते हैं हम। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है उसमें जो सियासी लोग हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? सियासी लोग किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो है ना हुकूमती और अपोजिशन या जो भी लोग हैं इसमें शामिल, सबको मिलकर टैक्स के लिए कोई प्रॉपर तरीका करना चाहिए। लेकिन 70 साल में सर कोई एड्रेस किया नहीं सियासी लोगों ने इसको। हमेशा सियासतदान तो टैक्स दे रहे होते हैं। आप देख लें कितने डिफॉल्टर टैक्स जो है ना वो तो सियासतदान कम है, क्योंकि इल्जाम हम पे ज्यादा आता है, आवाम के लोग हैं और तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त करना चाहिए। तो दूसरी बात है कि जैसे मेरा शेखुपुरा से ताल्लुक है, शेखुपुरा में जो लोग ताजर हजरात बेचारे हैं वो टैक्स देना चाहते हैं 20% उसमें से। जो अगर 100 बंदों पे टैक्स बनता है ना, 100 लोग देना बनता है टैक्स देना, तो उसमें 20 से 25% लोग मेरे जिले में दे रहे हैं। लेकिन जो दे रहे हैं उनको बहुत सारी शिकायतें मौजूद है इस निज़ाम से। जो FBR का निज़ाम है वो कहते हैं बड़ा आसान है, ये है हर 2 साल बाद कोई भी गवर्नमेंट हो, 2 साल बाद एक सिस्टम ले आ देते हैं, उसमें जो टैक्स देते हैं उनको रहते दे देते हैं, उनकी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देते हैं। ये तमाम चीज़ों को आप एड्रेस करेंगे तो उसके बाद जाकर कोई मसला होगा। अगर आप मुसलसल टैक्स दे रहे हैं, फर्ज करें, और मैं जनाब अल्लाह टैक्स चोरी कर रहा हूँ, फिर कोई स्कीम आती है और वो कहती है कि आपका पैसा यूँ कितने % दे दे वाइट हो जाएगा, ये आपने जो एक बात बड़ी अच्छी की, कोई भी गवर्नमेंट हो, बेसिकली यही हमारा माइंडसेट होना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो, टैक्स फाइलर को या टैक्स पेयर को फैसिलिटेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। लेकिन लास्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट ने 10 लाख का एक ब्लॉक शुरू किया था, उसके बाद आपको टैक्स शुरू होगा। इन्होंने उसको 5 लाख कर दिया। उसमें मसला है जो लोग टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर, जो जिनके तनख्वाहों से कटती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनकी तनख्वाहों से पहले कट जाती है, उनको भी दुनिया में जहाँ भी टैक्स का निज़ाम है और लोग सही दे रहे हैं उनको वहाँ से सहूलत मिलती है टैक्स देने वालों को। अब ये कह रहे हैं जैसे बाहर मुल्कों में, लेकिन 22 करोड़ की आवाम और 27 लाख टैक्स फाइलर, ये कैसे जस्टिफाई करेगा? कोई भी टैक्स निज़ाम और कोई भी सियासी हुकूमत कैसे जस्टिफाई करेगी इसको? हुकूमत जस्टिफाई नहीं, मैं तो जस्टिफाई हो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो 22 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं जी, क्या उनको जो टैक्स दे रहे हैं तो उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसके बदले में क्या वो मिल रही है? देखिए, आप जितना मर्जी प्रेशर डाल के 50 लाख करा रहे, करोड़ लोग टैक्स फाइल कर दें, लेकिन डिपेंड करता है टैक्स। सर, आप अगर हेड ऑफ द फैमिली हैं और आपके घर में 15 लोग हैं और आप उनको 5 लोगों की के लिए पैसे दें तो कैसे गुजारा होगा? यही हाल टैक्स निज़ाम का है। 27 लाख टैक्स फाइलर है, उस पर भी लोगों को शिकायत है। 22 करोड़ की आवाम है। सियासी लोग कोई प्लान नहीं करते कि ये एक्सपेंशन कैसे की जाए, टैक्स फाइलर कैसे बढ़ाए जाए? अभी सियासी लोगों पर ही अभी लास्ट टाइम जो बड़ा मतलब शहबाज जैदी साहब बड़े उस्ताद हैं और बड़े लोग हमारे जैसे कई उनके शागिर्द होंगे, वो बड़ा ये नई हुकूमत उनको लेकर आई थी ना। अब उनका परसों का एक बयान अब देख लें, उन्होंने सियासी पर नहीं, उन्होंने कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया है, हुकूमत ने इल्जाम लगाया, अदारों पर इल्जाम लगाया कि वो लोग उनको काम नहीं करने दे रहे हैं FBR में, इसलिए मैं नाकाम लौटा हूँ। मैं इस पे बात करूंगा। जरा मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ चले जाऊँ, फिर आपसे बात करता हूँ इस पे। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है
और मुझे याद है अच्छी तरह आपसे जब भी मैंने बात की है और जब भी हमारी डिस्कशन हुई है तो आपका यही होता था कि 20-22 कंप्यूटर वाले बैठा दें और सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करें तो बड़ा अरबों की जो है टैक्स रेवेन्यू आएगा और फाइलर्स भी आपके जहन में यह था कि करोड़ों में नंबर्स में पहुंच जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं ये रुझान, ये जो इस तरफ FBI जिस तरफ जा रहा है, ये सही है या इसको और बेहतर होने की जरूरत है? देखिए, पहली चीज ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है जी। अब आप ये देखिए, आज कल एक इश्तहार शाये कराया है FBR ने जी। वो ये कहते हैं कि 74 लाख वो आदमी हैं जिनसे विदहोल्डिंग टैक्स लिया गया है और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। अब आप ये जो विदहोल्डिंग टैक्स था ये तो 10 साल पुरानी चीज है और जिस वक्त ये आया था उस वक्त भी ये कहा गया था कि इसके जरिए हमें ऐसी मालूमात मिल जाएंगी कि जिससे कि हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। आपको याद है पहले डिपॉजिट पर जो सूद या मुनाफा मिलता है उस पर लगाया गया, फिर जो है कैश निकालने पे लगाया गया, फिर टर्नओवर पे लगाया गया जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं। बेसिकली इसका मकसद होता है मसाइल से पुश डालना। अच्छा, अब जो इश्तहार अभी कल आया है FBR का, ये बिल्कुल साबित कर रहा है कि ये हम मसले को से पुश डाल रहे हैं। आप 74 लाख आदमियों की बात ले आए, अब उन पर नोटिस जाते रहेंगे, कुछ का जवाब आएगा नहीं आएगा, 10 साल गुजर गए। असल चीज जो आपने टैक्स फाइलर तो नहीं बढ़े, आम है। और वो नुक्ता ये है कि क्या वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं? जवाब नहीं। सवाल ये है कि FBR के पास जो पावर्स मौजूद हैं आज, बगैर हुकूमत की इजाजत के वो पावर्स इस्तेमाल कर सकता है और उसको वो इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही, तो वो कौन सी ताकत है हुक्मरानों की जो ऐसा कर रहे हैं? ये जो बात मैंने की इसका मैं आपको सबूत पेश कर देता हूँ। अभी एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि जी FBR सब जानता है कि आपके आमदनी के जराए क्या हैं। अरे साहब, आमदनी के जराए को आप साइड में रखें। जिस वक्त आप टैक्स एमनेस्टी लाए थे, अगर मैं पुरानी बातें ना करूं, सिर्फ आपको ये बता दूं कि PMLN ने जो अप्रैल 18 में एमनेस्टी लाई थी, उस वक्त जो कानून साजी थी उसमें FBR ने ये नोटिस इशू किया था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे उनको जिंदगी अजीरन हो जाएगी, उनकी अगली नस्लें रोएंगी, उनसे जुर्माना होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये फिर जुलाई तक ये वैलिड थी। अगस्त में मौजूदा PTI की हुकूमत आ गई, उन्होंने इस पर अमल दरामद रुकवा दिया। फिर अप्रैल 19 में एक और टैक्स एमनेस्टी आई जो मौजूदा हुकूमत लेकर आई। उसने जो इश्तहार शाये कराए, कानून ये है कि हम जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे उनकी असासे हम जब्त कर लेंगे और उनको 7 साल कैद होगी। मैंने खिदमत में दरखास्त की थी एक रिसर्च करने के बाद कि मेहरबानी करके ना आप किसी के असासे जब्त करें, ना किसी को जेल भेजें, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कई हजार अरब रुपए के असासों की तफसीलात मौजूद हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतें दावे करती रही हैं। इस सुप्रीम कोर्ट में तो बताया गया कि हमारे पास तो 150 अरब की उन प्रॉपर्टीज के भी वो सबूत मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बाहर है, ऑफशोर एसेट्स। मेरा हालांकि उसको भी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको पकड़ना चाहिए, जो बाहर है उनका हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अनडिक्लेयर्ड तो कोई भी है, पाकिस्तान में हो या बाहर हो, उसको तो किसी तरह भी कानून से उसको छोड़ नहीं जा सकता। लेकिन बात ये हो रही है सर, एक थोड़ा सा मैं आपकी बात से एक बात निकाल रहा हूँ कि टैक्स फाइलर तो नहीं बढ़े, लेकिन ये जो 74 लाख के नॉन फाइलर्स की बात कर रहे हैं, ये पहले 35 लाख होते थे, तो अब FBR का फिगर जो है वो डबल हो गया है और वो चीज वहीं पे है। मैं आपकी बात की तायद कर रहा हूँ। मतलब जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर मेरा कहना यह था जो इस वक्त अमली तजवीज में आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली चीज तो ये, इसकी FBR के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीमों में लगा है, जो आपको पता है कंप्यूटर के जरिए कोई बड़ा मसला नहीं है। और जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें उसने 25,000 जमा दिखाए हैं, तो एक नोटिस उसको जाना चाहिए 2 हफ्ते का कि जनाब आप ये इनकम से जो आपने लगाया उस पर तो आपने टैक्स नहीं दिया, ये असासे कहां से आए हैं, इस पर आपका इतना टैक्स बनता है, हम जेल नहीं भेज रहे, लेकिन आप इसको कैश भी नहीं करा सकते और इसका मुनाफा भी आपको नहीं मिलेगा। ये लिस्ट चली जानी चाहिए शहजाद अकबर साहब के पास। सही है, वो मॉनिटरिंग करें। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कई हफ्ते मैंने लगा के मेहनत की है। 900 अरब रुपया इन चोरों से जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया और उनके असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनकी तफसीलात हुकूमत के पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वो मैं लिस्ट भी आपको बता दूंगा कौन कौन से असासे। 900 अरब रुपए मिल जाएंगे, उसको आप तालीम और सेहत पे डालें,
और जो है थोड़ा सा जीएसटी वगैरह कम करें ताकि पैदावारी लागत कम हो। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल आ गई, लेकिन जो एफबीआर उस तरफ बढ़ रहा है डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो उन्होंने अब शहरों का, पहले हमारे पास कोई डेटा नहीं होता था कि कराची शहर कितना टैक्स दे रहा है, लाहौर शहर कितना टैक्स दे रहा है, अब तो उन्होंने मार्केटों के टैक्स भी बता दिए। तो मेरे ख्याल में उस तरफ है, प्रोग्रेस स्लो है आपके, लेकिन ये बढ़ तो उसी तरफ रहे हैं। नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ आपसे। अच्छा, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि आज जो इश्तहार शाये हुआ है उसमें या कल उसमें असासों का जिक्र ही नहीं है, उसमें वो इनकम की बात कर रहे हैं। सही है, मैं बात कर, इनकम भी है। मैं तो आपसे ही गुजारिश कर रहा हूँ कि 900 अरब का जो नुस्खा है उसके अंदर सब बैंक डिपॉजिट्स, कौमी बचत स्कीमें, स्टॉक एक्सचेंज में रकूम जो लगाई गई हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो लगाई गई है, ठीक है, ये वो तो, चीजें हैं जो असेट्स हैं। बिल्कुल सही है। अभी आपकी बात शाये कराया 74 लाख और 10 लाख का, ये कहते हैं हमें इनकम का मालूम है। ये तो बस सालों चलते रहेंगे। इस इनकम का तो आपको 10 साल पहले भी मालूम था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ गई सर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपने पहले शुरू में अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अब अगर हम ये देखते हैं कि जो आम तासुर पॉलिटिशियंस क्रिएट करते हैं कि टैक्स लगाए तो महंगाई बढ़ गई, तो आप एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या देखते हैं इस तरह को कि क्या टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ती है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे जी, अगर आप उसकी इनकम पे टैक्स लगाएं जी, उसकी चोरी के एसेट्स से पैसा लें, तब महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप जीएसटी लगा देंगे, जनरल सेल्स टैक्स लगा देंगे और इस किस्म के टैक्सेस इनडायरेक्ट लगाएंगे तो यकीनन बढ़ेगी। तो तीनों जो इस वक्त पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां उनके उसमें मौजूद है इंतखाबी मंशूर में, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो पीटीआई के 10 नुकाती हिकमत अमली में वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। तो हम तो दस्तावेजी बना ही नहीं रहे ना। आप तो खुद ही कह रहे हैं ये 74 लाख, लेकिन ये तो 10 साल से मसला चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इस मसले को डेफर नहीं करना तो एसेट्स को पहले पकड़ें, असासों को पहले पकड़ें। उसमें सक्सेस रेट आपका 90% होगा। और शहजाद अकबर साहब के यहाँ एक डिपार्टमेंट में एक सेल बना दीजिए, वो उन लोगों को पकड़ें, उनको नोटिस दें, उनका बहबूद कैश होने से रोक दें। उनको जो है उन्होंने नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट रखे। नहीं, आप अगर असासों को पकड़े, मेरा कहना ये है इनकम का तो बहुत साल तक असासों को पढ़ें, इन्वेस्टमेंट से उनको अटैच कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलें, आपकी बात वाज़ेह होगी। मैं नहीं, कानून में देखिए, कानून में है कि हम जब्त कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं करें। आप सिर्फ ये लिख दें कि कौमी बचत स्कीम में आपका ये पैसा है, ये आपने डिक्लेयर नहीं किया है। जब तक आप इसमें मामला तय करके टैक्स नहीं देते, आप उसको प्रॉफिट आप कैश नहीं करा सकते। हम जब्त नहीं कर रहे हैं, उसी के नाम में रहेगा। वो आए, बैठ के बात करे कि जी मेरा इतना टैक्स बनता है, वो पेमेंट कर दे। 900 अरब रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। सर आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ गया, बिल्कुल वाज़ेह। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, जरा अशरफ रसूल साहब के पास जाऊंगा। अशरफ साहब, अच्छा डॉक्टर साहब की मैंने बात सुनी है, बड़ी अच्छी बात। नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो अभी मेरा जी बात में जवाब दे, शहजाद अकबर का नाम ले रहे हैं, वो तो सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइज। चले वो तो हम वो उनका मतलब ये था कि आप सुन लेना, मेरा मतलब भी सुन लेना, आप हमारी बात को सुनिए। जी बताइए बताइए। मैं ये कह रहा हूँ शहजाद अकबर साहब सियासी पॉलिटिक्स विक्टिमाइज से निकलेंगे तो वो टैक्स की बात करेंगे, उनका सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, उनका मतलब ये हुकूमत को कोई बंदा। मैं तो आपको कहा ना। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं सर कि पीर साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त आई है, जो लिस्ट आई है सेनेटर्स की, असासों की, उसको देख के लोग जो हैं बड़े डिप्रेस हैं कि इतने बड़े बड़े असासे, इतना सोना, इतनी चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं। तो ये किस तरह लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े उनको मतलब शक व शुबात हैं और उनको कहें कि ये जो हमारे सियासतदान हैं वो इतने अमीर और इतने कैसे हैं। वो तो देखे ना आप, उनके तो हर साल डिक्लेयर कराते हैं, हर साल कराते हैं, उसमें वो जिससे खराबी है तो उनको नोटिस देकर पूछें। इसके बजाय कि आप अब जैसे शहजाद अकबर साहब का बार बार जिक्र आ रहा है, मतलब वो तो जसलीसा वाला केस ना बना दें कि आप विक्टिमाइज करना। आप जिसके असासे उसको पूछ सकते हैं, इनकम टैक्स के पास कानून में इख्तियार है, मुझे एक नोटिस दे कि आप ये असासे इसका जवाब दें, इतने दिन में जवाब दे, नहीं देंगे तो कानून जो कहता है उस पर अमल होना चाहिए। नहीं, अब तो देखें सिस्टम उस तरफ चला गया है कि डॉक्यूमेंट सामने नजर आ रहा है कि मेरे नाम पे, आपके नाम पे, डॉक्टर साहब के नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरे नाम पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, मैं गलत मतलब पैसे रखे हुए हैं कौमी बजट पे, तो एक नोटिस देकर नहीं। लेकिन देखें डॉक्टर साहब, बड़ा उनकी गहरी नजर है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में। वो कह रहे हैं हुकूमतों एफबीआई के पास पावर्स हैं, फिर भी वो रोकते ही है। वो क्या चीज रोकती है? क्यों रुक रही है? फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इस साल नहीं, हमेशा पिछली हुकूमतों में रुकी रही है। ये मैं बताऊँ उसको रोकती है, उसको डीएचए के प्लाट रोकते हैं। आप डीएचए के प्लाट की बात करें, आप मुख्तलिफ जो की बात
करें जहाँ पे 5 करोड़ का मकान की 10 लाख की रजिस्ट्री होती है, सही है, वहाँ पे भी रजिस्ट्रार का मतलब वहाँ पर वो क्या नाम है, तो सर कानून साजी करें ना आपसे। नहीं, कानून मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली कानून जो है ना वो मौजूद है, यही बात। तो आप ये कह रहे हैं नोटिस देने चाहिए जहां भी कहीं डिस्क्रिपेंसी, जो भी गलत कर रहा है उसको मौका दे, अगर हो सकता है आपकी गलती अगर वो अपना जस्टिफाई कर दे तो साफ सुथरा है, अगर नहीं जस्टिफाई करे तो जो कानून ठीक है। बहुत शुक्रिया पीर अशरफ रसूल साहब, आपका मौके आ गया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का मौका। हमें यहाँ ब्रेक लेना है और बड़े वाज़ेह अंदाज में दोनों साहबान ने बात की कि टैक्स तो होना चाहिए, लोगों को अगर टैक्स नहीं दिया तो उनको नोटिस भी दिया जाए और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का नोटिस दिया जाए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, फिर आपके सवालों का जवाब देते हैं और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अब हम देंगे आपके सवालों के जवाब और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। मेरे मोबाइल फ़ोन पर बिल पर टैक्स कटता है, क्या मुझे अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? बिल्कुल। अगर एक तो थ्रेश होल्ड है 4 लाख का कि अगर आपकी आमदनी 4 लाख से कम है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इस तरफ जा रहा है ऑटोमेशन की तरफ कि अगर आप को जो आपकी आमदनी हो 4 लाख से कम है और आपको मोबाइल पर टैक्स कट गया है तो आप अपना रिटर्न फाइल करके अपना क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। मोबाइल का जो टैक्स कटता है वो आपकी जो फाइनल लायबिलिटी आपकी आती है, जो भी आपका टैक्स रिटर्न के बाद दूसरी आमदनी से मिलके, उसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आप वो लैप्स कर जाएगा और आपका डिस्क्लोजर जो है वो बेहतर नहीं होगा। क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की कि डिस्क्लोजर्स बेहतर हो रहे हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल में टैक्स रिटर्न फाइल करके आप अपना भी क्रेडिट लें टैक्स का और आप अपने एज अ फाइलर भी बढ़ के FBR के टैक्स फाइलर्स के नंबर्स में इजाफा करें। आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल क्या है। अगर मैं जायदाद खरीदता हूं और डिक्लेयर नहीं करता हूं तो इस पर टैक्स का कानून क्या कहता है? देखिए, जायदाद अगर आप ख़रीदते हैं, उसमें प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गाड़ी, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर टैक्स कानून बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि जितने का आपके जो जायदाद है, जितने का वो अमाउंट है, उस पर आपका जो टैक्स रेट बनता है उतनी ही आप पे पेनल्टी लगेगी। और ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से बाज़ वक्त अगर सपोज़ करें आपकी 100 रुपये की आमदनी है और उस पर 30 रुपये टैक्स बनता है तो पेनल्टी भी 30 रुपये लगेगी, तो 60 रुपये, तो 100 रुपये पे 60 रुपये का टैक्स होगा। तो आपकी आधी से ज़्यादा जो असासा है उसकी जो कॉस्ट है वो टैक्स में निकल जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो असासे ख़रीदें वो एक्सप्लेन सोर्स से ख़रीदें, उनको डिक्लेयर करें ताकि आपको इस तरह के नोटिसेस और इस तरह के FBR की तरफ से एक्शन का सामना ना करना पड़े और एंड ऑफ द डे आप इतनी बड़ी टैक्स लायबिलिटी का सामना भी नहीं करना पड़े। तो जायदाद की डिस्क्लोजर जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी ट्रेल भी बताना आपकी ज़िम्मेदारी है टैक्स कानून में। आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल क्या है। मेरा फॉरेन बैंक अकाउंट है और मैंने एमनेस्टी में डिक्लेयर कर चुका हूँ, क्या मुझे हर साल इसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है? बिल्कुल। अब फॉरेन बैंक अकाउंट या लोकल बैंक अकाउंट कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बड़ा था, वैसे तो कानून बहुत क्लियर था, टैक्स कानून, जिसमें था कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको अपनी वर्ल्ड इनकम भी पाकिस्तान में दिखानी है, वर्ल्ड एसेट भी पाकिस्तान में दिखाना है। लेकिन क्योंकि उसमें कुछ इबाम था लोगों के डिस्क्लोजर के इश्यूज से, तो ये दिखाया नहीं जा रहा था। लेकिन जब से FATF ने दुनिया भर में कंप्लाइंसेस के इश्यूज़ को बढ़ाया, उसके बाद जब से ये कॉमन रिपोर्टिंग सिस्टम आया है, स्टैंडर्ड्स आए हैं, और उसके बाद से ये जो सूरत हाल है इसमें आपको अपनी अपने जो भी असासे हैं वो दिखाने हैं। बैंक अकाउंट जो आपका है वो भी यहाँ डिक्लेयर करना है, उसको कन्वर्जन रेट जो स्टेट बैंक का उसके मुताबिक पाकिस्तान में उसको पाक रुपये में डिक्लेयर करें। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात करें, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बात कर रही हैं, आपका क्या नाम है? जी, मैं शहाना बात कर रही हूँ, मुल्तान। जी प्लीज मैडम बताइए। आप सवाल अभी तो बताया था, अभी फिर आपको दोबारा जी बताइए। अब प्लीज अगर आप रिपीट कर दें। जी आप ऑन एयर हैं, बताएं। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं खुद पर्सनल काम करती हूँ, इंडिपेंडेंट मेरा काम है जी, लेकिन क्योंकि अलग से ऑफिस रन नहीं करते, जैसे घर पर ही काम करते हैं, तो इसमें क्या ऐसी सूरत में भी मुझे, जैसे मैंने कोई बैंक अकाउंट नहीं मेंटेन किया, तो क्या ऐसे में भी
हेलो, आपकी जो है आवाज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे अपने घर पर काम करती हूँ और ऑफिस रन नहीं करती, तो ऐसे में मैंने कोई बैंक अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया, तो क्या ऐसी सूरत में मुझे टैक्स देना चाहिए? जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स का जो जहाँ तक सवाल है वो उससे बैंक ऑफिस मेंटेन करने का ताल्लुक नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, आप अगर घर से भी काम कर रहे हैं, आपने बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं भी किया हुआ, अगर आपकी आमदनी टैक्सेबल है तो आपने कैश कारोबार किया तो उस पर भी टैक्स देना है, कानून तो ये कहता है। लेकिन अगर बैंक अकाउंट मेंटेन किया तो बैंक में जो पैसा आया उस पर आपको अपने आप को डिस्क्लोजर देना होगा, उसके मुताबिक आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोगों के जहनों में बाम है कि घर पे काम कर रहे हैं तो उनको टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना, आमदनी पे है थ्रेशोल्ड कि आमदनी आपकी कितनी है, आमदनी वो टैक्सेबल है। अगर वो टैक्सेबल है तो आप ऑनलाइन काम करें, घर से काम करें, ऑफिस से काम करें, आपको टैक्स देना है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को बिल्कुल वाज़े तौर पे और बड़े सख्त अंदाज में इसको फॉलो करें कि आप जो है अपना ड्यू टैक्स ड्यू टाइम पे जमा कराएं। आइए देखते हैं आज का चौथा सवाल क्या है। मुझे फॉरेन रेंटल इनकम आती है, क्या मुझे इस पर टैक्स अदा करना है, और अगर करना है तो टैक्स रेट क्या होंगे? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप हैं और आपकी कोई आमदनी कहीं बाहर से आ रही है तो वो उसी तरह टैक्स होगी जिस तरह वो इनकम पाकिस्तान में अराइज कर रही है। अगर रेंटल इनकम पाकिस्तान में भी है और बाहर भी है तो टैक्स लायबिलिटी उसी तरह आएगी उसमें। और जो इस वक्त वो है थ्रेशोल्ड के 2 लाख से ज़्यादा पे रेंटल इनकम पे टैक्स है, और 5% से 35% तक का ये रेट है। डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स हैं, लेकिन आमदनी अगर रेंटल इनकम बाहर की है, रेंटल इनकम पाकिस्तान में है, तो वो टैक्सेबिलिटी उसकी वही होगी। अगर डिविडेंड आपका बाहर मिल रहा है तो उसी रेट पे होगा जो डिविडेंड आपको लोकल इन्वेस्टमेंट्स में मिल रहा है। बैंक प्रॉफिट अगर बाहर मिल रहा है तो वो भी टैक्स। तो ये बेसिकली एज अ रेजिडेंट पाकिस्तानी आपके टैक्स रेट, जो आपका टैक्स का जो तरीक़ेकार है वो वही होगा जो लोकल आमदनी पे होगा, नेचर पे, या और वही आपकी बाहर की जो जेनरिक होगी, जो आमदनी होगी, उस पर भी वही रेट अप्लाई किया जाएगा। आइए देखते हैं आज का 5वां सवाल क्या है। मैं एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी मौसूल होती है, इस बारे में टैक्स कानून क्या कहता है? देखिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और पाकिस्तान से आमदनी आपकी होती है और वो टैक्सेबल है, तो आपको या तो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का कोई मतलब अगर नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तानी है मतलब, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए उसमें डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट अप्लाई नहीं करेगा, वो सिटीजनशिप पे अप्लाई करता है। तो आपको पाकिस्तान में उस आमदनी पर टैक्स देना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा टू दैट एक्सटेंट। और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए ये भी है कि आपको जो है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करना पड़ेगा जब तक कमिश्नर नहीं मांगे, तो आपका रिटर्न बगैर वेल्थ स्टेटमेंट का जमा हो जाएगा। अदरवाइज जो पाकिस्तानी यहाँ पे टैक्स फाइलर्स हैं वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके वेल्थ स्टेटमेंट के बगैर उनका रिटर्न सबमिट नहीं होता, असासे उनके अपने डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन जो है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो आपको उस आमदनी पे जो यहाँ पाकिस्तान से अराइज कर रही है उस पर टैक्सेबल है, तो उस पर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और आपको अपना रिटर्न यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इस बात के साथ हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, लेकिन जो बात हम करना चाह रहे हैं और हम हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर हो रहा है, और ये जो है जितनी बेहतरी की तरफ जाएगा उतना हमारा एक्सचेकर अच्छा होगा। अगर हम देखें तो जिस तरह क्लाइमेट चेंज का हमें सामना है इस वक्त, हमें ट्री प्लांटेशन करनी है, लेकिन वो कैसे की जाएगी? वो टैक्स मनी से की जाएगी। आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें हैं, मुख्तलिफ सैलाब आ रहे हैं, बर्फ़बारी है, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, तबाह हो रहा है, उसको हमें बचाना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। वो कैसे होगा? ये टैक्स मनी से होगा, और यही वो टैक्स मनी है जो आपके पास से आएगी, एक्सचेकर में आएगी, और इसी से हम ये क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, आपने देखा पिछले दिनों बड़ी अनयूजुअल बारिशें हुई, अनयूजुअल बर्फ़बारी हुई, अनयूजुअल सैलाब है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा है, उसको बचाना है। लेकिन अपने पैसों से, अपनी टैक्स मनी से पाकिस्तान के एक्सचेकर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और ये तो सवाल तो है बहुत कि इसको करना है, लेकिन अगर जवाब मेरे और आपके पास है कि हम अपना ड्यू टैक्स दें, ड्यू टाइम पे दें, और अपना सही टैक्स जो है अदा करके मुल्क के एक्सचेकर में अपना कंट्रीब्यूशन करें, जिससे पाकिस्तान भी मजबूत होगा और आने वाली जनरेशन जो है वो भी फाल और खुशहाल होगी। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे दे सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि हमें लाइव कॉल करें तो आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। अपनी आरा से हमें ज़रूर
आगाह कीजिएगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।